नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रस्तुति में। मैं हूं आपके साथ सूरज मोहन झा। कार्यक्रम में आज बात होगी देश के वरिष्ठ अधिवक्ता और राजनेता रहे अरुण जेटली की। अरुण जेटली छात्र जीवन से ही राजनीति में आ गए और छात्र जीवन से सीधा राष्ट्रीय राजनीति के शिखर तक पहुंच गए। अरुण जेटली अपने जीवन काल में काफ़ी अहम पदों पर रहे हैं। अगर हम राजनीति की बात करें तो आप राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और सदन के नेता रहे हैं। साथ में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में और नरेंद्र मोदी की सरकार में आपने कई अहम मंत्रालय का पदभार भी संभाला। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर हमेशा उन्होंने सरकार की नाकामी को जनता के सामने लाए, तो मंत्री के तौर पर उन्होंने सरकार की कामयाबी को अपने काम और अपने भाषणों से जनता तक पहुंचाया। भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का जन्म 28 दिसंबर 1952 को दिल्ली में हुआ था। भारत सरकार के अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद में अरुण जेटली ने कई अहम मंत्रालयों का कामकाज संभाला। अरुण जेटली ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम और एलएलबी की शिक्षा प्राप्त की और भारतीय उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर काम किया। अरुण जेटली ने अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी संभाली। साल 1989-90 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार। 13 अक्टूबर 1999 से 30 सितंबर 2000 सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। 10 दिसंबर 1999 से जुलाई 2000 विनिवेश विभाग अतिरिक्त प्रभार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। 23 जुलाई 2000 से 6 नवंबर 2000 विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। 7 नवंबर 2000 से 1 जुलाई 2002 विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री। 29 जनवरी 2003 से 21 मई 2004 विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री। 3 जून 2009 से 26 मई 2014 राज्यसभा में विपक्ष के नेता। 2 जून 2014 से मई 2019 नेता सदन राज्यसभा। 16वीं लोकसभा में संभाले कई महत्वपूर्ण मंत्रालय। रक्षा, वित्त और सूचना प्रसारण मंत्रालय के रहे मंत्री। 4 बार रहे राज्यसभा के सदस्य। अरुण जेटली संसद में अपने जोरदार भाषणों के लिए जाने जाते रहे हैं। नेता विपक्ष के तौर पर उन्होंने कई बार सदन में जनता की आवाज को बुलंद किया, तो मंत्री के तौर पर भी उन्होंने सरकार और अपने मंत्रालय के कामकाज को सदन के माध्यम से देश और दुनिया को बताया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अरुण जेटली हमेशा सरकार के खिलाफ आक्रामक रहते थे। जब भी कोई ऐसी नीति होती थी जिसमें सरकार को घेरा जाए, वो काफी आक्रामक होकर सरकार को घेरते थे। ऐसा ही एक वाकया साल 2013 में आया। सदन में उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह मौजूद थे। नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली ने सरकार को पॉलिसी पैरालाइसिस के मुद्दे पर जमकर घेरा। उन्होंने कहा, किसी भी कैबिनेट में प्रधानमंत्री का रुतबा काफी अहम होता है, लेकिन वर्तमान सरकार में कैबिनेट मंत्री सरकार की या प्रधानमंत्री की नहीं सुन रहे हैं। कोई भी नीतिगत फैसला नहीं हो पा रहा। इस कारण देश में पॉलिसी पैरालाइसिस जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। किसी भी लोकतंत्र में ड्यूअल पावर सेंटर नहीं चल सकते। संयुक्त जिम्मेवारी मंत्रिपरिषद की होती है, लेकिन उन बराबर मंत्रियों में जो पहला स्थान होता है प्रधानमंत्री का होता है। कोई एडवाइजरी काउंसिल सरकार के ढांचे से बाहर बैठ जाए, बिना किसी जवाबदारी के नीतियां बनाना शुरू कर दे और सरकार के मंत्रियों को लगे हम तो अब बाध्य हैं उनका पालन करने के लिए। लोकतंत्र का शासन की व्यवस्था ये कभी नहीं हो सकती। उससे जो नेतृत्व का अधिकार होता है और एक स्वाभाविक नैतिक अधिकार होता है, वो कमजोर पड़ता है। ये पॉलिसी पैरालिसिस शब्द का गठन जिसको रेणुका दी इतराज कर रही थी, हमने नहीं किया। ये इस दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित राजनीतिक और आर्थिक मामलों पर लिखने वाले लोग इसका प्रयोग करने लग पड़े।
country where there was a lot of activity, where there was a lot of buzz. आज उस देश को क्या हो गया कि नीतियां बनाना और उनको लागू करना उसमें लकवा मार गया। और जब भ्रष्टाचार के उदाहरण बहुत अधिक बढ़ते हैं तो फिर शासन की विश्वसनीयता के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। देश की सॉवरेनिटी कभी चैलेंज हुई तो एकमात्र जम्मू कश्मीर ने खोया। वहां फौज भेजने में देरी करना, वहां यूनिलैटरल सीज फायर कर देना, उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो उस वक्त थे उनको भी बाद में पता चलना, रेडियो पे घोषणा पहले हो जाना, और उस वक्त होना जबकि हमारी सेनाएं आगे बढ़ रही थी और बारामुल्ला के आगे जाकर जो रिट्रीव करने की कोशिश कर रही थी। यह इतिहास तब शुरू हुआ था। अगर लोकतंत्र के साथ इस तरह की खिलवाड़ करोगे और एलियनेशन का बीज बोओगे और मासूम कश्मीर का नागरिक कहेगा कि मुझे इस मुल्क से, आजाद हिंदुस्तान से लोकतंत्र भी नहीं मिल सकता, चुनाव लड़ने का अधिकार भी नहीं मिल सकता, और केवल सत्ता में रहने के लिए यह राजनीति थी जो उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने की। और पूरे कश्मीर के अंदर मजाक चलता था कि कश्मीर में दो तरह के एमएलए हैं, एक खलक एमएलए हैं और एक जनता एमएलए हैं। एक को खलक ने चुना है, एक को जनता ने चुना है। और ऐसी सरकार कुर्बान, और उस सरकार ने इतने बेहतरीन काम किए जिसका पूरा इतिहास आप हम लोगों को बता रहे हैं। अपने संसदीय जीवन काल में बेहतरीन योगदान के लिए अरुण जेटली को साल 2010 का विशिष्ट संसद सदस्य का पुरस्कार भी मिला। भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कई ऐसे फैसले लिए जो इतिहास बन गए। इन फैसलों ने देश की अर्थव्यवस्था को और सशक्त करने का प्रयास किया। 16वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में अरुण जेटली ने वित्त मंत्री का पदभार संभाला और वित्त मंत्री के तौर पर अरुण जेटली देश में अहम आर्थिक सुधारों के लिए भी जाने जाएंगे। एक देश एक कर, जीएसटी, ये एक ऐसा सपना था जिसे पिछली सरकारें भी पूरा करना चाहती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के अगुवाई में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पहले संविधान संशोधन पार्लियामेंट में कराया, उसके बाद आधी रात तक बैठकर संसद के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में जीएसटी पूरे देश में लागू किया गया। We have assembled today for an important moment in the journey of our great nation. We are in the process of making history with the launch of the Goods and Services Tax. At the midnight hour, we will be launching one of India's biggest and most ambitious tax and economic reforms in history. The GST may be a destination tax, but for India, it will begin altogether a new journey. It's a journey where India will awake to limitless possibilities, to expand its economic horizons and loftier political visions. The old India was economically fragmented. The new India will create one tax, one market, and for one nation. कई बार हमें यह सोचना पड़ेगा कि 1947 से पहले यह देश बहुत बड़ा था। 47 में बंटवारा हुआ। एक ही प्रकार के लोग जब दो हिस्सों में बंट गए तो क्या कारण था कि हमारे देश में लोकतंत्र मजबूत होता चला गया पर पड़ोस में ऐसी स्थिति नहीं थी। और शायद हमारे संविधान निर्माताओं ने, जिन्होंने लोकतंत्र की स्थापना रखी और लोकतंत्र की जो संस्थाएं हैं उसको मजबूत किया, उनका भी अपना योगदान था। Earlier this year, you had soldiers being beheaded. You then had the incident of Sarabjit. 2 days ago, you had a bomb blast outside the Indian consulate in Jalalabad. You have had a series of incidents
of cross-border terrorism, and you have rightly mentioned that these incidents have disturbingly increased. Not only this, you are now finding incidents of incursions on the line of actual control as far as the China border is concerned also are on the increase. The assertiveness of the Chinese as far as Indian border issues are concerned has suddenly increased in the last few months. There have been incidents where they have been entering our line of actual control, our side, pitching their camps, preventing our soldiers from occupying those areas and patrolling in these areas. And all this is happening when there is a disturbing, when there is an important course of history ahead in 2014, where you will have the withdrawal of the NATO forces as far as Afghanistan is concerned. And therefore, what happens to the uncertainty in this region and the preparedness of this region to fight both terrorism as also intentions of our neighbor is a matter of grave concern as far as the whole country is concerned. उम्मीद थी कि कोई इतना बड़ा कांड हो गया कि पूरे देश के लोकतंत्र को खतरा पहुंचा दे, और उस लोकतंत्र को जो खतरा पहुंचाएं कि सदन में कानून न बनने दें, जिन विषयों को लेकर देश की आर्थिक प्रगति होनी है उन विषयों पे एक राय भी बन चुकी है, फिर भी उनको पारित ना होने दें, शायद कोई बहुत बड़ा अपराध होगा जो सरकार की तरफ से किसी ने किया होगा। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि खड़गे जी ने, श्री राहुल गांधी जी ने और अन्य सदस्य जिन्होंने ये आरोप लगाए हैं, सरकार उनको पूरे रूप से निराधार मानती है, उनको खारिज करती है। 2002 में दो कानून बने फेरा को रिपील करके, एक फेमा और एक पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। दोनों में इतना अंतर है कि पीएमएलए का जो कानून है वो मनी लॉन्ड्रिंग का कानून होता है। मनी लॉन्ड्रिंग के कानून में कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है और उस अपराध से कोई कमाई करता है, तो उस कमाई को जो इस्तेमाल करता है, उस मनी को जो लॉन्डर करता है, तो पीएमएलए का केस बनता है। तो पीएमएलए के लिए आवश्यक है कि एक एंटीसीडेंट ऑफेंस हो, कहीं एफआईआर हो, कहीं चार्जशीट हो। सो एनी प्रॉफिट ऑफ क्राइम which is laundered and used leads to PMLA. So there must be a crime, there must be an FIR, and secondly that there must be the laundering of the profits of that crime. That is PMLA. फेमा का जो कानून है वो उसकी तुलना में सरल कानून है कि आपने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का उल्लंघन किया है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में आपको नोटिस जाएगा, आप उसका जवाब दीजिए। जैसे इनकम टैक्स की असेसमेंट होती है वैसे एडजुडिकेशन होगी, और आप दोषी पाए गए तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। द मैक्सिमम punishment that can be granted under in FEMA is fine and penalty. There is no provision for arrest in FEMA. There is no provision for any red corner alert, no provision for any bailable or not bailable warrant. So under FEMA you can't be declared an absconder or a fugitive because you can't be arrested. In PMLA you can be arrested and you can be declared an offender or you can be declared a fugitive. There can be a warrant against you. अब आप उस चूहे की तलाश कर रहे थे, वो चुहिया ये थी कि हमने फेमा की इन्वेस्टिगेशन के लिए नोटिस भेजा, वो व्यक्ति नहीं आया, लंदन चला गया। हमने डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स पे कह दिया कि आपको पता हो तो हमें बतला दो कि इसका एड्रेस क्या है, और इस बेस पे आपने एक्सटर्नल अफेयर्स को लिख दिया कि इसका पासपोर्ट रद्द कर दो। आपने ब्रिटेन के चांसलर को कह दिया
कि इसको आप पकड़कर हिंदुस्तान डिपोर्ट कर दो। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में देश विरोधी नारे लगाए गए। इस विषय पर पूरा देश आक्रोशित था। संसद भी इसे अछूता नहीं रहा। 25 फरवरी 2016 को राज्यसभा में इस पर चर्चा चल रही थी। राज्यसभा में नेता सदन अरुण जेटली ने इस विषय पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, देश विरोधी नारे लगाने वाले और देश के टुकड़े टुकड़े के अरमान रखने वालों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। बाहर से आते हैं नकाब पहनकर, और नकाब पहनकर जब आते हैं और एक अल्ट्रा लेफ्ट माओइस्ट और एक सेपरेटिस्ट, और ये कोई 10-20 फ्रिंज नहीं था, ये संख्या सैकड़ों में बन गई, और नारे क्या लगे? कश्मीर की आजादी तक, भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी, जंग चलेगी। भारत के टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। The pamphlets which they have circulated, which nobody is denying, just bear a complete evidence. What is the police supposed to do? Now, whether this person, Raja Saab names, wrongly went there, his intention was different, that's all for investigation to come out. I'll keep his case out. Let us not, he's entitled to a fair trial. Of course, what happened in Patiala House is condemnable. But vandalism is condemnable, sedition is free speech. Nobody can subscribe to this ideology, and least of all should ever the Congress party subscribe to it. So the question is, does electability or populism condone criminality? The fact that you are elected by the people, the due process of law must then come to an end. Bribe giving is an offense, bribe taking is an offense. If the Prime Minister is right, then logically the converse of what he says must also be true. If people had rejected him, would the offences stand proved without going through a due process? The 1989 election was contested only on the issue of Bofors. People rejected the then government. Can we say it indicted everybody individually who lost the election? Obviously, these operate in different spheres. Electability and criminality operate in different spheres. If we start rationalizing this argument, every mafia or criminal who gets elected will say, I have been supported by and exonerated by the court of the people, and therefore the case against me should now logically disappear. अरुण जेटली एक कानूनविद और कैबिनेट मंत्री के तौर पर किए गए अपने कामों के लिए तो जाने जाते हैं। अरुण जेटली को याद किया जाता है संसद में दिए गए उनके ऐतिहासिक भाषणों के लिए भी। तो आज हमारी इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे अहम मुद्दे के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।